आप सभी संस्कृत अनुरागियों का इस ई क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो इस पेपर का पाठ्यक्रम है उसमें जो है वो नैषधीय चरितम महाकाव्य है। ठीक है, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो नैषधीय चरितम का भी जो प्रथम सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। ये नैषधीय चरितम महाकवि श्री हर्ष द्वारा प्रणीत महाकाव्य है। ठीक है, इसके पूर्व में हम अनेक श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे का जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्वे बाल भारल्य तदुत्तमांगजयी स्वयं चमर्येव तुलाभिर्लाषिण है अनागसे संसन्ति बाल चापलवम पुनः पुनः पुच्छ बिलोल लच्छलात्। तो देखिए, स्वे बाल भारल्य तद उत्तम मांग गजई स्वयं चमर्येव तुलाभिर्लाषिण है अनागसे संसति बाल चापलम पुनः पुनः पुच्छ बिलोलन छलात्। ठीक है ना, देख लिए, पुच्छ बिलोलन छलात्। ठीक है, तो देखिए, स्वे बाल भारल्य। ठीक है, तो अपने बाल भारल्य जो केश समूह है उसके तद उत्तम मांगजई उसके राजा नल के उत्तम मांग जो मस्तक है उसके जय उससे उत्पन्न होने वाला था केशों को। तो राजा नल के मस्तक के केशों के साथ में। ठीक है, स्वयं स्वयं ही। ठीक है, स्वयं स्वयं ही चमरी एव, चमरी जो चमरी नाम का मृग है, एव ही तुलाभिलाषिण है, तुलाभि समता को अभिलाषिण है, चाहने वाला। ठीक है, तो अपनी समता चाहने वाला। अनागसे। ठीक है, अनागसे अपराध के लिए संसन्ति कहता है। देखिए, बाल चापलम केसों की चपलता को, बाल जो बाल हैं केस हैं उनकी चापलम चपलता को पुनः पुनः बार बार पुच्छ बिलोलन, पुच्छ पूंछ के, बिलोलन हिलाने के, छलात बहाने से। तो यहाँ पर जो ये पद्य है इसमें जो महाकवि श्री हर्ष हैं राजा नल के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और वो कहते हैं, तो अन्वय से देख लीजिए एक बार, कि चमरी एव स्वयं एव। ठीक है, तद उत्तम मांगजई तुला अभिलाषिण स्वे बाल भारल्य अनागसे पुनः पुनः। ठीक है, पुच्छ बिलोलन छलात। ठीक है, और आगे है अन्वय में बाल चापलम संसन्ति। ठीक है, तो देखिए, जो चमरी नाम का मृग है स्वयं ही उस राजा नल के केसों के साथ समानता चाहने वाले अपने केस समूह के अपराध समाज के लिए बार बार पूंछ हिलाने के बहानों से केसों की बात को, चपलता को कहती है। अर्थात महाकवि कह रहे हैं
कि चमरी मृग के केस नल के केसों से समानता चाहते हैं, किंतु तुच्छ होने पर श्रेष्ठ नल के साथ उनकी समता करना उसका अपराध है। यहाँ कवि कल्पना करता है कि मानो मृग अपनी पूंछ हिलाकर यह कह रहा है कि उसके केसों ने चपलता की है, अर्थात बाल अर्थात बच्चे ने चपलता की है, इसलिए उसका अपराध क्षम्य है। यहाँ मृग का पूंछ हिलाना नल के प्रति क्षमा याचना का सूचक है, क्षमा याचना का सूचक है। ठीक है ना। जो चमरी मृग होता है उसका स्वभाव है कि वह बिना प्रयोजन के भी अपनी पूंछ हिलाता रहता है। तो यहाँ पर श्लेष मूलक उत्प्रेक्षा हो गई। ठीक है ना। यहाँ पर कवि ने उसके इस विलोलन को देखकर ही यह उत्प्रेक्षा की है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आप देखिए कि जो सुरा गाय है, ये सॉरी जो चमरी मृग है, तो वो चमरी मृग राजा नल के सिर के केसों के साथ साम्य के अभिलाषी अपने केसों के निरपराध पर बार बार पूंछ हिलाने के बहाने से ब्याज से स्व केसों की बालकोचित चपलता को व्यक्त करता है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं महाकवि ने नल के केस सौंदर्य का वर्णन किया है। चमरी जो है ये चमरी मृग, इसके बाल उसके केसों से समता की दृष्टता करते हैं, यह अपराध है। ठीक है। तो फिर भी वो उसका जो अपराध है बाल चापल ही माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अगला जो पद्य है वो देखते हैं। देखिए, महीभृतस्तस्य च मन्मथ श्रिया निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीक्षया द्विधा नृपे तत् जगत त्रयी भुवां नत्र भुवां मन्मथ विभ्रमो अभवत्। महीभृतस्य तस्य च मन्मथ श्रिया, महीभृतस्य, तो देखिए महीभृतस्य, महीभृत जो राजा है ना, कौन, वो राजा नल। तो देखिए महीभृत जो राजा नल है उसकी, तस्य उसकी, राजा नल की, च और, मनमथ श्रिया जो कामदेव की श्रिया कांति है, शोभा है, उससे, निजस्य चित्तस्य, निजस्य अपने, चित्तस्य चित्त की, च और, तम उसके, प्रति, प्रति और या प्रति, इच्छा इच्छा से, अभिलाषा के कारण, द्विधा द्विधा दो प्रकार से, नृपे राजा में, राजा के विषय में, तत्र वहाँ पर, उसमें है ना, तत्र वहाँ पर उसमें। ठीक है। जगत त्रयी भुवाम, जगत जो जगत है, त्रय त्रय तीनों में, भुवाम उत्पन्न, तो लोक त्रय में उत्पन्न, नत भ्रुवाम, नत्र भुवाम, नत जो सुंदरियां अर्थात तिरछी दृष्टि वाली या तिरछी दृष्टि वाली या तिरछी भ्रकुटी वाली, यानी सुंदरियां, मनमथ विभ्रम, मनमथ कामदेव का, विभ्रम जो भ्रम है, अभवत हुआ है। तो यहाँ पर जो महाकवि हैं वो नल की कामदेव से तुलना कर रहे हैं। तो एक बार इसका अन्वय देख लीजिए कि तस्य महीभृतस्, तस्य महीभृत है, मनमथ श्रिया, ठीक है, तम प्रति, निजस्य चित्तस्य इच्छया, च तत्र नृपे जगत त्रयी भुवाम, ठीक है, नत भ्रुवाम, द्विधा मनमथ विभ्रमो
अभवत, ये इसका अन्वय हो गया। अब अन्वय से अर्थ देख लीजिए कि उस राजा नल की, ठीक है, तस्महि व्रत है, उस राजा नल की मनमत श्रिया, जो कामदेव जैसी कांति है उसके है, और तम प्रति निजस्य चित्तस्य इच्छया, एवं उसके प्रति अपने चित्त की अभिलाषा के कारण तत्र नृपे जगत त्रयी, तय उस राजा के विषय में जगत त्रयी, तीनों लोकों में, भ्रुवाम नृत भुवा, जगत त्रयी भुवाम, तीनों लोकों में नत्र भुवाम, जो सुंदरियां हैं वो द्विधा, दो प्रकार से कामदेव का भ्रम हुआ। अर्थात उस राजा नल की कामदेव जैसी कांति से एवं उसके प्रति अपने चित्त की अभिलाषा के कारण उस राजा के विषय में तीनों लोकों की सुंदरियों को दो प्रकार से कामदेव का भ्रम हुआ। महाकवि का कहने का आशय है कि कामदेव के प्रति सुंदरियों की आसक्ति होने से नल में कामदेव का उन्हें भ्रम हुआ, या काम के प्रति अर्थात वासना के प्रति आसक्ति होने से स्त्रियों में नल को देखकर कटाक्ष आदि रूप विलास हुआ। यहाँ जो काम शब्द है कामदेव और वासना का दोनों का प्रतीक है, दोनों का वाचक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देखा, इसका अनुवाद किया। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि उस पृथ्वीपति की काम समान कांति और उसके प्रति अपने चित्त का अभिलाष, इस प्रकार उस राजा नल में त्रिलोकी में उत्पन्न समस्त सुंदरियों को दो प्रकार से काम का भ्रम हो गया, जिससे उनके नैन लाज से झुक गए। राजा मदन तुल्य मनोहर था और त्रिलोक की सुंदरियां उसका अभिलाष करती थी। कवि का यहाँ पर यही भाव है। ठीक है, यहाँ एक साथ त्रिलोक सुंदरियों की मुग्धता का वर्णन कर कवि ने अपने तीनों श्लोकों में क्रमशः स्वर्ग, पाताल और मत्स्य सुंदरियों का विमोहन प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से यह अर्थ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि विभ्रम का अर्थ भ्रम, भ्रांति भी है और काम जनित कटाक्ष आदि विलास भी है। ठीक है, यह विभ्रम का ही द्वैविध्य है। एक तो राजा के मनमत श्री होने से उसमें मनमत भ्रांति है, दूसरा अविलास जनित लज्जा अथवा विलास का सूचक भों का नीचा हो जाना है। तो इस तरह से हम ने इस श्लोक का अध्ययन किया। ठीक है ना, इस श्लोक को अब आप एक बार देख लेना। ठीक है ना, इसका आप अभ्यास करें तो ये आपको और सरल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वैसे तो जो महाकवि हैं उन्होंने जो पद्य की रचना की है, जो ये पद्य रचे हैं, इन पद्यों को जब हम पढ़ते हैं तो इनके प्रति हमारी उत्सुकता लगातार बनी रहती है कि आगे महाकवि क्या बताने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो उत्सुकता है, जो रस है, उसका संचार निरंतर प्रभावमान है। तो आप इनको लगातार पढ़ते रहें, इनका चिंतन भी करें एक बार, तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।